मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी लेक्चर सीरीज़ एपिसोड नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 112। याद रहे कि मेरी इस वीडियो में जो वर्डिंग्स हैं वो सेम आपकी टेक्स्ट बुक वाली हैं। अपनी टेक्स्ट बुक को खोलें और टेक्स्ट बुक पर हेडिंग्स बनाएं, पॉइंट्स बनाएं। याद रखें कि अगर आपको ये लगे कि आपको मेरे वाले ही नोट्स चाहिए तो मेरे वाले नोट्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं, वहाँ से जाकर कॉपी करें और अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लें। आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरा बेटा, क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? बाहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर मखसूस रास्तों में घूम रहे हैं। उन मखसूस रास्तों को ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी। याद रखें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी जब तक वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा तो वो अपने से नीचे वाले ऑर्बिट में गिर जाएगा। अब मेरा बेटा, इस असूल के मुताबिक अगर तो इलेक्ट्रॉन है ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और वो इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी गेन कर लेता है, तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो बेटा इस तरह वो वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने पर एटम छोड़कर भाग जाएगा। तो बस फिर वो वाली एनर्जी जो किसी एटम को दरकार हो कि वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दे, मतलब कि वो वाली एनर्जी जो एटम को दरकार है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी which is required to lose an electron from the outermost shell, from the outermost orbit। तो आइए फिर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। लो बेटा, मैं इस डेफिनेशन की उर्दू कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी की वो अमाउंट है, एनर्जी का वो अमाउंट है जो रिक्वायर्ड है कि एक एटम के आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की बहुत कम कशिश है, उस इलेक्ट्रॉन को जिसको न्यूक्लियस बहुत कम अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहा है, बहुत लूजली बाउंड है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम को कुछ एनर्जी चाहिए ताकि वह एनर्जी गेन करे और वो उस वैलेंस शेल को छोड़कर बाहर निकल जाए। अच्छा पुत्र, आइसोलेटेड गैसियस एटम से मुराद ऐसा एटम जिसने किसी और से बॉन्ड ना बनाया हो, जो अभी सोच रहा हो कि मैंने बॉन्ड बनाना है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से मुराद अनबॉन्डेड एटम जिसने किसी और के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, वो एक ऐसा एटम है जो तरीके ढूंढ रहा है कि मैं किसी तरीके से दूसरे के साथ बॉन्ड बना लूँ। डन। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी उसको चाहिए कि वो एनर्जी गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो जो है भाई, तो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कहता है जनाब, अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, व्हेन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लो भाई, अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया? लो जनाब, इस एनर्जी का यूनिट क्या है? इस एनर्जी का यूनिट है किलो जॉल पर मोल। देखो ना जी, आपको आलू चाहिए, कितने चाहिए जी? 1 किलो आलू दे दो। चीनी चाहिए जनाब, कितनी जी? 5 किलो दे दो। तो पता ये लगा कि इसी तरह एनर्जी कितनी चाहिए जनाब? एनर्जी जनाब किलो जॉल पर मोल में चाहिए। याद रहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट, उसको मेजर हम किलो जॉल पर मोल में करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉन को प्लस 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। प्लस का मतलब एनर्जी गेन हो रही है जनाब, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। प्लस का मतलब क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जनाब 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। डन। फॉर एग्जांपल ये ले भाई, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अच्छा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी उतने ही प्लस के साइन आते हैं बेटा एटम के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्लस का साइन आ गया, तो Na+ हो गया। तो डेल्टा H मतलब एनर्जी में चेंज क्या आई? प्लस 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो ऐड हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। इतनी एनर्जी फीस थी इलेक्ट्रॉन निकालने की। क्लियर हो गया? लो जनाब, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हो, व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल के अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो मेरा बच्चा पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, देखो पहले किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है प्रोटॉनों के, ठीक है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। जब एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गया तो पीछे बेटा इलेक्ट्रॉनों में कमी आ गई,
लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही है ना, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा प्रोटॉन वाले अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कशिश करेंगे क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। जैसे कि मैग्नीशियम की एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लगी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब पुत्र 12 प्रोटॉन और पीछे बच गए 11 इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा कशिश करेंगे। तो अब याद रखें भाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस की कशिश इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ गई। अब जब काम मुश्किल हो तो फिर जाहिर सी बात है उसकी फीस भी फिर ज़्यादा होती है। तो जनाब, व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, दे कैन बी रिमूव्ड 1 by 1, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहता है इट इज़ ईजियर टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, कहता है ये बड़ा ईजी है कि उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकलवा लें, लेकिन सेकंड वन को मुश्किल लगेगी। वो कैसे? तो ये देख लो, मैग्नीशियम में से जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फीस थी +737, यानी 737 किलो जॉल पर मोल, 737 किलो जॉल पर मोल एनर्जी लगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चूंकि होल्ड ज़्यादा हो गया था तो मेरा बेटा डबल एनर्जी लगी है। डबल एनर्जी मतलब 1450 किलो जॉल पर मोल दरकार है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए, ठीक है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाने की जो एनर्जी है उसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और फर्स्ट वाले को निकालने के कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट के मुकाबले में डबल होगी, यानी कि ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो रिलेशन विद एटॉमिक साइज एंड ट्रेंड। तो मेरा बच्चा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एटॉमिक साइज़ वाले वीडियो में, कि जब हम ग्रुप में नीचे उतरते हैं, दैट इज़ टॉप से बॉटम जाते हैं, तो एटम का साइज़ एक एक करके शेल बढ़ने की वजह से एटम का साइज़ बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे एटम का साइज़ बड़ा होगा, और पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज़ श्रिंक होता जाता है। अब याद रहे, जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा मेरा बेटा, उतना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड उतना वीक होता जाएगा। जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड वीक होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी मिलेगी तो वो छोड़कर भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी की डिमांड भी कम हो जाएगी, कि जनाब बड़े साइज़ के एटम को थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी और छोटे साइज़ के एटम को ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि छोटे साइज़ का एटम का जो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। समझ में लग गई? तो मेरा पुत्र, डाउन द ग्रुप अगर हम आते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। जब एटम का साइज़ बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। जबकि पुत्र अक्रॉस द पीरियड अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो एटम श्रिंक होते हैं, क्योंकि उनका न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब ज़्यादा खींच रहा है। समझ गए? तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट टू एलिमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाती है। लो जी, 7th पॉइंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज़। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द एटम, जितना एटम का साइज़ छोटा होगा, स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स होगी, और इसी तरह न्यूक्लियस के आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, एंड हायर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। न्यूक्लियस का जितना होल्ड स्ट्रॉन्ग उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स निकलवाने के लिए। द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज दस इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों? क्योंकि पीरियड में एटम श्रिंक हो रहे हैं, एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में नीचे उतरते हुए एटम का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। ले जनाब, टेबल 8.6 है पुत्रियों, इसको इग्नोर ना करना, ये बोर्ड में आपको MCQs पूछे जाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी बताएं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के। लो जी, लिथियम की 520 किलो जॉल पर मोल, बेरिलियम 899 किलो जॉल पर मोल, बोरॉन 801, कार्बन 1086, नाइट्रोजन 1408, ऑक्सीजन 1314, फ्लोरीन 1681, नियॉन 2081। हाँ भाई, सबसे कम लिथियम की, सबसे ज़्यादा नियॉन की। इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन तक तो इलेक्ट्रॉन निकालने का रुझान, इसका मतलब ये हुआ कि जनाब कम आयनाइजेशन एनर्जी वाले जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने का रुझान ज़्यादा है, जबकि ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालते। पूछो क्यों? क्योंकि ना होगी आयनाइजेशन एनर्जी और ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इतनी आयनाइजेशन एनर्जी का इंतज़ाम ही नहीं होना, और इस तरह इलेक्ट्रॉन भी फिर बाहर नहीं निकलना। डन हो गया? ले जनाब, आज की वीडियो में ये आयनाइजेशन एनर्जी थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।